रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2015 की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ द घोस्टली ट्राइब। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। वर्षों से विभिन्न उत्खनन के दौरान चीन में कई बार अजीबोगरीब चीजें मिली हैं, हड्डियों से लेकर जो किसी जात प्राणी की नहीं है, यहाँ तक कि डायनासोर की भी नहीं। 1000 साल पुराने शरीर जिनकी त्वचा और मांस अभी भी बरकरार है। इसमें शामिल वैज्ञानिकों में से एक प्रोफेसर यांग सियालिन हैं, जिन्होंने 1978 में कुनलुन पर्वत में पोस्ट 749 का उद्घाटन किया, जो इन सभी रहस्यमय खोजों के पीछे के रहस्य का पता लगाने के लिए समर्पित एक विशेष टीम थी। अब 1979 है और हुबेई उत्खनन में कड़ी मेहनत करने वाले कई सैनिकों में से एक है। काम थका देने वाला है और वह अक्सर थकान से गिर जाता है, लेकिन प्रोफेसर की बेटी यांग पिंग हमेशा उसका साथ देने और उसे अपनी ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए मौजूद रहती है। जब हुबेई पहली बार उससे मिला तो उसे लगा कि वह उसे लंबे समय से जानता है। उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो उनके दोस्त कैंग सन को ईर्ष्यालु बनाता है। टीम द्वारा एक अज्ञात जानवर से एक और विशाल खोपड़ी प्राप्त करने के बाद गुफा हिलने लगती है और अचानक विस्फोट हो जाता है, जिससे उनका पूरा शिविर नष्ट हो जाता है। अधिकारी हान जियोयांग के नेतृत्व में सैनिक वापस लड़ने के लिए अपने हथियार तैयार करते हैं, लेकिन गुफा से बाहर आने वाले केवल प्रोफेसर यांग और कुछ कार्यकर्ता हैं। हालांकि यह घटना पूरी तरह से नुकसान नहीं है। पहाड़ के अंदर एक रास्ता खुल गया है, इसलिए वे जांच करने के लिए प्रोफेसर यांग के साथ एक विशेष टीम भेजेंगे। यांग पिन तुरंत अपने पिता की मदद करने के लिए स्वेच्छा से आगे आती है और इससे हुबेई को स्वयं सेवक बनने का कारण बनता है साथ ही, जिसके कारण कैंग सन भी साथ आ जाता है। टीम गुफा में प्रवेश करती है और खोजे गए रास्ते का अनुसरण करती है जब तक कि वे एक विशाल खाई तक नहीं पहुंच जाते, जिस पर वे अपने चारों ओर उड़ते हुए एक तितली जैसे प्राणी को देखते हुए नीचे उतरते हैं। वे अंततः बीच में एक और खाई के साथ एक बर्फीले मंच पर पहुंच जाते हैं, इसलिए वे इस पर भी चढ़ते हैं जब तक कि उन्हें एक अज्ञात गुफा नहीं मिल जाती जो अजीब जीवाश्मों से भरी हुई है। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक निकास मिलता है जो उस पहाड़ से बिल्कुल विपरीत है जहां वे प्रवेश करते हैं। वहां प्रोफेसर यांग हुबेई को बताते हैं कि किंवदंतियों का कहना है कि इस क्षेत्र में कहीं एक प्राचीन साम्राज्य का द्वार है जो एक गुप्त सरकार से संबंधित है। उनकी बातचीत अचानक बाधित होती है जब अन्य सैनिक उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताते हैं, बर्फ पर एक विशाल पंजे का निशान। जबकि हान और टीम के बाकी सदस्य पहाड़ के प्रवेश द्वार पर एक दरवाजा लगाना समाप्त करते हैं। प्रोफेसर यांग और उनके लोग पंजे के निशानों के निशान का अनुसरण करना शुरू करते हैं ताकि उस जानवर को ढूंढ सकें जो उन्हें छोड़ गया था, जो वास्तव में पास में ही है। हालांकि सबसे पहले उन्हें गुफा से उड़ने वाले छोटे जीव मिलते हैं, लेकिन अब जब वे उन्हें और करीब से देखते हैं तो वे पाते हैं कि वे तितली जैसे नहीं हैं, वे अजीब दिखने वाले चमगादड़ हैं। जब वे आस्तीन पर उतरते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन सैनिकों में से एक अपने नंगे हाथ से एक को पकड़ लेता है और यह एक गलती साबित होती है। वह अचानक एक नीली लौ के साथ खतरनाक गति से जलने लगता है जब तक कि उसकी हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। जल्द ही वे इन चमगादड़ों से घिर जाते हैं और सैनिक उन्हें डराने के लिए गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी वे आग में कुछ लोगों को खो देते हैं। सभी शॉट विशाल जानवर को डरा देते हैं और उसे दूर भगा देते हैं, लेकिन उसके अचानक भारी मोड़ से हिमस्खलन होता है। बर्फ ने कई सैनिकों को निगल लिया है, इसलिए पार्टी पहाड़ से नीचे भागना शुरू कर देती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वे आगे नहीं बढ़ सकते। उनके सामने एक खाई है, उनके पास कूदने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन ऐसा करने से पहले प्रोफेसर यांग हुबेई और उनकी बेटी को एक साथ बांध देते हैं। जोड़ी गिर जाती है और उनकी रस्सी बर्फ के एक टुकड़े पर अटक जाती है और एक दो बार इधर उधर जाने के बाद घर्षण से रस्सी टूट जाती है और वे दोनों गिर जाते हैं। महीनों बाद भी ट्रेन में सोते समय हुबेई को समझ में नहीं आता कि वह उस गिरावट से कैसे बचता है, खासकर तब जब उसके और भी लोग मारे जाते हैं जो सिर पर चोट लगने या बर्फ से छुरा घोंपने से मारे जाते हैं। जब वह खाई के तल पर जागता है तो पार्टी के केवल 4 सदस्य बचे होते हैं, हुबेई, प्रोफेसर यांग, यांग पिंग और कैंग सन। जितना संभव हो सके उतने गिरे हुए सामान को वापस लाने के बाद अब बहुत छोटी टीम कुछ मशालें जलाती हैं और अपनी खोज जारी रखती है। वे एक विशाल गुफा में पहुंचते हैं जिसके अंदर एक ऊंची मीनार है जो इमारतों के खंडहरों से घिरी हुई है, जिसे प्रोफेसर यांग कुनलुन का पवित्र महल कहते हैं। कहा जाता है कि मीनार में 9 स्तर हैं जहां राक्षसी जीवों को बंद कर दिया गया है, और यही वह है जिसकी तलाश प्रोफेसर यांग इतने समय से कर रहे थे।
वह श्रद्धा के संकेत में अपने घुटनों पर बैठ जाता है और फिर किसी तरह की वेदी पर प्रतीक्षा कर रही एक मोमबत्ती जलाता है, जिससे एक अजीब ऊंची लौ बनती है, जिससे चमगादड़ों का एक झुंड दिखाई देता है और लाल चमक के साथ मीनार को घेर लेता है। प्रोफेसर यांग को लगता है कि हु बेई और उनकी बेटी मीनार का दरवाजा खोल सकते हैं, इसलिए वह उन्हें भेजता है। और जब वे हाथ में हाथ डालकर अंदर जाते हैं तो प्रोफेसर का सिद्धांत सच साबित होता है। दरवाजा खुलता है और टावर के ऊपर एक रोशनी दिखाई देने के साथ ही चमकने लगता है, जो कमरे में आत्माओं के झुंड को बुलाती है। लेकिन यह सब अचानक गायब हो जाता है जब कैंग सन शैतान के द्वार खोलने के विचार को पसंद न करते हुए मोमबत्ती बुझा देता है। गुफा ढहने लगती है, इसलिए समूह चट्टानों या चमगादड़ों तक पहुंचने से पहले ही आगे बढ़ जाता है, जो अब उनका पीछा कर रहे हैं। कैंग सन खुद को बलिदान कर देता है और चारा के रूप में काम करने के लिए पीछे रह जाता है। चमगादड़ों की नीली आग से मारा जाता है और जब उसका शरीर फट जाता है तो उनमें से कई को मार देता है। हालांकि अभी भी बहुत सारे चमगादड़ आजाद हैं और वे बचे हुए तीनों के पीछे जाते हैं, जिन्होंने कम से कम उनसे कुछ दूरी बना ली है। वे एक निकास पाते हैं, लेकिन वे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। यह उन्हें झरने के पीछे एक ऊंचे किनारे पर ले जाता है। चमगादड़ उन्हें पकड़ लेते हैं और जब हु बेई मशाल लेकर उनसे लड़ने की कोशिश करता है तो वे उसे काटने में कामयाब हो जाते हैं और उसके कंधे पर आग लगा देते हैं। यांग पिंग उसे किनारे से धक्का देता है ताकि वह आग बुझाने के लिए पानी में गिर जाए और वह और उसके पिता जल्दी से उसका पीछा करते हैं। हु बेई और यांग पिंग एक दूसरे को पानी के नीचे पाते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी से एक और विशालकाय डायनासोर जैसा जीव अलग कर देता है, जो यांग पिंग को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे दूर ले जाता है। तबाह हु बेई बाहर तैरता है और ठंडे तापमान में वापस बेस पर पहुंचता है। उसके कंधे पर लगी जलन का इलाज किया जाता है, जबकि अधिकारी हान उसे बताता है कि उन्हें यांग पिंग और प्रोफेसर के अलावा पार्टी के सभी लोगों के शव मिल गए हैं। हु बेई एकमात्र जीवित व्यक्ति है। वह इस जीवन को छोड़ने और घर लौटने का फैसला करता है, लेकिन ट्रेन की सवारी में वह कल्पना करता रहता है। कैंग सन उसके साथ है और भ्रम दूर होने पर खुद को निराश कर रहा है। हु बेई ग्रामीण इलाके के पास एक ट्रेन स्टेशन पर उतरता है और उसे उसके नए नियोक्ता श्री वांग द्वारा उठाया जाता है, इस बात से अनजान कि अधिकारी हान और वैज्ञानिक चेन डोंग उसे ढूंढ रहे हैं। अब वर्ष 1982 है और हु बेई श्री वांग की लाइब्रेरी में काम करना शुरू करता है, जो एक बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन बनाता है। जब वे साथ में दोपहर का भोजन करने जाते हैं तो श्री वांग उसे एक स्थानीय रेस्तरां में ले जाते हैं, जहां हु बेई अपने बचपन के दोस्त वांग कैक्सुआन से फिर से मिलकर चौंक जाता है, जो वहां एक मनोरंजनकर्ता के रूप में काम करता है। हु बेई को संदेह है कि श्री वांग उसे जानबूझकर वहां ले गए हैं। लाइब्रेरी में काम करते समय हु बेई को प्रोफेसर यांग के शोध की एक किताब मिलती है, जिसमें दानव टावर का एक चित्रण भी शामिल है, जिससे उसे एहसास होता है कि इसे खोलना हमेशा से प्रोफेसर का लक्ष्य रहा है और वह हमेशा से जानता था कि हु बेई और यांग पिंग ऐसा कर सकते हैं। यही वजह है कि उसने उन्हें एक साथ और सुरक्षित रखने की कोशिश की। इस बीच पोस्ट 749 में खोजकर्ताओं को एक ताबूत मिला, जिसके अंदर एक जीवित महिला थी जो यांग पिंग की तरह ही दिखती थी, लेकिन खुद को शर्ली कहती थी। ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकती है, लेकिन यांग पिंग की कोई याद नहीं है, इसलिए अभी के लिए वे उसे बंद रखेंगे और उसका इलाज करने तक उस पर लगातार नजर रखेंगे। हु बेई की बात करें तो उसे लाइब्रेरी में प्रोफेसर यांग की किताबें मिलती रहती हैं, जिनमें उनके लिए खास पन्ने होते हैं। वांग कैक्सुआन के समर्थन से वह इन किंवदंतियों से जुनूनी हो जाता है और महीनों तक उनका अध्ययन करता है, जिससे उसे उनके पीछे की असली कहानी समझने में मदद मिलती है। दानव की दुनिया से एक मानव जाति हुआ करती थी, जिसके पूर्वज शनि से आए थे। वे दानव और मनुष्य दोनों के उत्तराधिकारी हैं और टावर उनकी विरासत है। माना जाता है कि टावर की सुरक्षा के लिए गार्ड होते थे, लेकिन 10,000 साल पहले यह जाति पृथ्वी से गायब हो गई, क्योंकि मनुष्य अंततः राक्षसों के नियंत्रण से बाहर निकल आए। हालांकि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उसे अभी भी नहीं मिल पाए हैं, जैसे कि वह और यांग पिंग टावर को क्यों खोल पाए, प्रोफेसर ने इसे पहले क्यों खोलना चाहा, और कौन उसे ये सारी किताबें भेजता रहता है। 3 साल बाद 1985 में अधिकारी हान को यह जानकर झटका लगा कि उसकी टीम ने प्रोफेसर यांग को पहाड़ों में एक गुफा के अंदर छिपे हुए जीवित पाया है। इस बीच पश्चिमी चीन में ऑनियन सिटी खुद को रहस्यमय विशाल जानवरों के हमले के तहत पाता है। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देते हैं, पीछे खंडहर के अलावा कुछ नहीं छोड़ते।
प्रोफेसर यांग हान को बताते हैं कि यह टॉवर खोलने का नतीजा होना चाहिए, इसलिए वह जांच करने के लिए उस क्षेत्र में जाता है। ऐसा लगता है कि इस घटना ने हु बेई के कंधे के निशान को जगा दिया है, जो उसे अक्सर परेशान करने लगता है, और डॉक्टर के पास जाने से वह सिस्टम पर दिखाई देता है, जो हान को उसका स्थान बताता है एक दोपहर। कंधे का दर्द इतना बढ़ जाता है कि अचानक हु बेई की पीठ पर आग लग जाती है और वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर देता है, जिससे लाइब्रेरी में मौजूद हर फर्नीचर तैरने लगता है। मिस्टर वांग आते हैं, इसे पूरी तरह से स्वाभाविक मानते हुए बताते हैं कि चमगादड़ के हमले की वजह से हु बेई का खून एक राक्षसी शक्ति द्वारा दूषित हो गया है, जो अब उसे शक्तियां देती है, लेकिन उसे नर्क में ले जा सकती है। हु बेई को समझ में नहीं आता कि मिस्टर वांग को यह सब कैसे पता है, इसलिए वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लाइब्रेरी को एक पुराने मकबरे में बदल देता है और बताता है कि वह सॉलिन राष्ट्र के राजकुमार ही का रक्षक है। यहाँ भी रक्षक आत्माएं हैं जैसे कि टॉवर पर थीं, जिनमें शामिल हैं कैंग सन के। श्री वांट बताते हैं कि राजकुमार यी हु बेई के पूर्ववर्ती थे और वे ही थे जिन्होंने पृथ्वी पर कब्जा करने वाली तकनीकी रूप से उन्नत राक्षस जाति के खिलाफ मानव जाति का नेतृत्व किया था। राजकुमार यी ने टॉवर को सील करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया और अधिकांश राक्षस ग्रह छोड़कर चले गए, हालांकि उनमें से कुछ छिप गए और मानव रूप धारण कर लिया, यहाँ तक कि मनुष्यों से शादी भी कर ली। वे हु बेई को चाहते हैं क्योंकि वंशज के रूप में वह एकमात्र व्यक्ति है जो टॉवर को खोल सकता है और राक्षसों को फिर से मुक्त कर सकता है। पोस्ट 749 में अधिकारी हान, इसलिए वह हु बेई के साथ अपने पिता की तलाश में जाना चाहती है। हान उसे भर्ती करने के लिए पुस्तकालय जाता है, लेकिन पिछले मिशन के दौरान इतनी मौतें देखने के बाद हु बेई फिर से कार्रवाई करने से इनकार कर देता है। हालांकि जब उसे शर्ली के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत अपना मन बदल लेता है, क्योंकि उसे यांग पिंग की बहुत याद आती है। श्री वांग को लगता है कि जब राक्षस उसे पकड़कर टॉवर को फिर से खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जाना एक बुरा विचार है, लेकिन हु बेई यह समझना चाहती है कि यांग पिंग कैसे वापस जीवित हो गया है और अब जानवरों की आत्माएं राजकुमार की कब्र पर भी हमला कर रही हैं, इसलिए स्रोत पर इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है। हु बेई ऊंटों का उपयोग करके रेगिस्तान से होकर यात्रा करती है। कुछ दिनों की शांति के बाद वे अचानक खुद को रेत के तूफान में पाते हैं, इसलिए वे इसे पीछे छोड़ने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग जाते हैं। हालांकि एक छोटी सी बात है जिस पर वे ध्यान नहीं देते, रेत का तूफान अब उनका पीछा नहीं करता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वे एक अजेय बलढाल को पार करते हैं जो तेल शहर के खंडहरों में प्रवेश करते समय तूफान को दूर रखता है। एक बार जब वे एक सुरक्षित क्षेत्र में उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने वास्तव में अपने भागने के दौरान कुछ लोगों को खो दिया है, जिसमें वांग कैक्सुआन भी शामिल है। यह दूसरा समूह अभी भी अपने ऊंटों के बिना रेगिस्तान के बीच में है, इसलिए वे उस कुएं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसे उन्होंने दूरी पर देखा था, जब अचानक उन पर इन राक्षस प्राणियों में से एक द्वारा हमला किया जाता है। भागते समय वे अलग हो जाते हैं और राक्षस एक सैनिक को मार देता है, क्योंकि समूह के बाकी लोग कुएं तक पहुंचते हैं केवल वहां एक दूसरे राक्षस को खोजने के लिए। यह राक्षस वांग कैक्सुआन और उसके दोस्त को छोड़कर सभी लोगों को मार देता है, जो एक साइकिल ढूंढते हैं और बाकी टीम के साथ फिर से जुड़ने के लिए ऑयल सिटी में जाते हैं, जो चारों ओर खोज कर रहे हैं और खंडहरों और शवों के अलावा कुछ नहीं पा रहे हैं। राक्षसों के बारे में सुनकर हु बेई पहाड़ों में पिछली बार हुए नरसंहार से बचने के लिए वहां से निकल जाना चाहता है, लेकिन चेन डोंग और शर्ली रुकना चाहते हैं और अपना मिशन पूरा करना चाहते हैं। हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए बहुत समय नहीं है, क्योंकि राक्षस उन्हें ढूंढ लेते हैं और टीम को लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। वे खुद को हथियार बंद करते हैं और पहले जानवर को गोली मारते हैं, यह सोचकर कि वे उसे मारने में कामयाब हो गए हैं। फिर वे दूसरे का पीछा करते हैं। हालांकि जब वे पीछे मुड़ते हैं तो पहला जानवर चला गया होता है। जब टीम जानवरों से लड़ती है, शर्ली एक परित्यक्त स्कूल में प्रवेश करने के लिए भाग जाती है और हु बेई उसका पीछा करता है। उसे छत से लटकी हुई लाशों का एक समूह और जमीन में एक छेद मिलता है, जिसमें वह एक भूमिगत सुरंग खोजने के लिए प्रवेश करता है, जो उसे राजकुमार की कब्र तक ले जाती है। वहां एक राक्षस भी है जो हु बेई को धक्का देता है और उसे चोट पहुंचाता है, लेकिन इससे पहले कि वह और आगे बढ़ सके, शर्ली आती है
और उसे वश में कर लेती है, उसे दूर भगा देती है। फिर वह अपनी शक्तियों का उपयोग करके हू बेई के बेहोश शरीर को ताबूत में ले जाती है, जिसे वह जाने से पहले बंद कर देती है। शहर में वापस और अधिक राक्षस आ गए हैं, इसलिए टीम दूर से चांदी की गोलियां और रॉकेट लॉन्चर चलाने के लिए इमारतों की सबसे ऊंची मंजिलों में छिप जाती है। वेई वेई एक पुतला होने का नाटक करके पकड़े जाने से बचती है। फिर वह वांग कैक्सुआन के साथ एक बस के अंदर छिपने के लिए भागती है, जबकि वे लगातार उन प्रहारों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं जो राक्षस उसका पीछा करते हुए वाहन पर फेंक रहा है। हू बेई ताबूत के अंदर जागता है और बाहर निकलने के लिए बेताब है, लेकिन वह देखता है कि कुछ जादुई हो रहा है। उसके घाव बंद हो रहे हैं और अविश्वसनीय गति से ठीक हो रहे हैं। श्री वांग की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है, उसे बताती है कि ताबूत राजकुमार को फिर से जीने में मदद करेगा। फिर हू बेई खुद को अंधेरे में गिरता हुआ पाता है और टॉवर के सामने आता है। वहां वह आखिरकार जान सकता है कि यांग पिंग के साथ क्या हुआ है। जिस जानवर ने उसे पकड़ लिया था वह उसे गुफा में ले आया और उसे आग पर गिरा दिया, जिसने उसके शरीर को जला दिया और राक्षस रानी के लिए इसे संभालना संभव बना दिया। अब शर्ली राक्षसों के नियंत्रण में है और उन्हें शहर में छोड़ रही है। जानवर के चले जाने के बाद हू बेई रानी की आत्मा से बात करने के लिए टॉवर के पास पहुंचता है। उसे पता चलता है कि यांग पिंग ही वह दूसरा व्यक्ति है जो दरवाजा खोल सकता है, क्योंकि वह उसकी वंशज है। वह अपना शरीर छोड़ने से इनकार करती है और बताती है कि उसे मारने से यांग पिंग भी मर जाएगा। हू बेई कसम खाता है कि वह कोई रास्ता खोज लेगा, और यह देखकर कि यह मनोरंजक है, रानी उसे वापस शहर भेज देती है। राक्षस को बस पर हमला करते हुए देखकर जल्दी से अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए बस पर गोली चलाता है, लेकिन वह चेन डोंग के बारे में कुछ नहीं कर सकता, जो छत के किनारे पर लटका हुआ है। राक्षस उसके पीछे आते रहते हैं, लेकिन शर्ली को टॉवर का दरवाजा खोलने के लिए उसकी जरूरत होती है, इसलिए वह उसके बचाव में कूद पड़ती है। जानवरों पर एक कार फेंकती है ताकि वे भाग जाएं। अपने दोस्तों पर हमला करने वाले अभी भी आसपास हैं और हमला करने के लिए तैयार हैं। चेनडोंग अपनी जान देने के बजाय अपनी मौत चुनने के लिए अपनी कनपटी पर बंदूक तान रहा है, लेकिन इस समय हू बेई शर्ली की आंखों में देखता है और महसूस करता है कि वह यांग पिंग को कभी वापस नहीं पा सकेगा। इसलिए वह उसे 3 बार गोली मारता है, जिससे सभी राक्षस बिखर जाते हैं और टॉवर ढह जाता है। यह स्वीकार करते हुए कि हू बेई ही उसे मारने की शक्ति रखता है, शर्ली बेहोश होने और यांग पिंग में वापस बदलने से पहले उसे चूमती है। हू बेई उसकी मौत पर रोती है, लेकिन यांग पिंग अचानक बोलती है और व्यक्त करती है कि वह उसे एक बार फिर देखकर कितनी खुश है। इसलिए हू बेई उसके शरीर को उठाती है और उसे राजकुमार के ताबूत में ले जाती है ताकि उसे ठीक किया जा सके। वह उसके साथ अंदर लेट जाता है और जैसे ही वह उसके माथे को अपने माथे से छूता है, उसे उसकी यादें दिखाई देती हैं। यांग पिंग के पास तब से ही शक्तियां थीं जब वह छोटी बच्ची थी, जिसमें प्राणियों को लाने की क्षमता भी शामिल थी जीवन में वापस, लेकिन उसकी मां ने उन्हें उनका उपयोग करने से मना कर दिया। जब तक उसने उसे नीली आग में जलते नहीं देखा, तब तक उसे समझ नहीं आया कि उसकी मां उन राक्षसों की वंशज थी जिन्होंने मानव रूप लिया और सामान्य लोगों से शादी की। यही कारण है कि प्रोफेसर यांग अपने पूरे जीवन में टावर पर शोध कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वह अपनी बेटी को उस भाग्य से बचा सकेंगे जो उसका इंतजार कर रहा था। गुफा में वापस वे गिरने से बच गए थे। इसका एकमात्र कारण यह था कि यांग पिंग ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन सभी को पुनर्जीवित किया था। कनेक्शन समाप्त होने से पहले यांग पिंग हू बेई को बताता है कि वह उससे प्यार करती है और अनुरोध करती है कि वह उसके पिता को खोजने की कोशिश करना न छोड़े। हू बेई इस इच्छा का सम्मान करता है और ऊंटों पर अपनी टीम के साथ रेगिस्तान छोड़ देता है। खोज जारी रखने के लिए तैयार है, जबकि एक विशाल जानवर उन्हें दूर से देख रहा है।